बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ओके जी, जो टॉपिक हमारा ऑलरेडी चल रहा था दैट वाज मॉर्गेज। इसके अंदर हमने मॉर्गेज अंडर सेक्शन 58 उसके एसेंशियल्स, बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, मॉर्गेज मनी, मॉर्गेज प्रॉपर्टी, मॉर्गेज डीड और उसके बाद हम काइंड्स पे आ गए। सेक्शन 58 सब क्लॉज बी के अंदर हमने काइंड वैल्यू की थी दैट वाज सिंपल मॉर्गेज, और सेक्शन 58 सब क्लॉज सी के अंदर हमने पढ़ी मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। अब उससे मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल से आगे चलेंगे और नेक्स्ट काइंड है, थर्ड काइंड हमारे पास, दैट इज यूजुफ्रैक्चरी मॉर्गेज। सब क्लॉज डी, दैट इज यूजुफ्रैक्चरी मॉर्गेज। यूजुफ्रैक्चरी मॉर्गेज पहले सेक्शन पढ़ते हैं। Where the mortgager delivers possession or expressly or by implication binds himself to deliver possession. सबसे पहली चीज यूजुफ्रैक्चरी मॉर्गेज के अंदर क्या है? That is delivery of possession. यूजुफ्रैक्चरी मॉर्गेज के अंदर जो कब्जा है प्रॉपर्टी का, मॉर्गेज प्रॉपर्टी का, वो पोजेशन मॉर्गेजर मॉर्गेजी को डिलीवर कर देगा, उसको काबिज बना देगा, मॉर्गेजी को उसको कब्जा दे देगा of the mortgage property to the mortgagee and authorizes him to retain such possession until payment of the mortgage money. दूसरी चीज इसके अंदर क्या है? Retention of possession, कि मोर्गेजी उस मोर्गेज प्रॉपर्टी का कब्जा अपने पास रख सकता है। मोर्गेजी कैन रिटेन दी पोजेशन ऑफ मोर्गेज प्रॉपर्टी, वो कब्जा अपने पास उस प्रॉपर्टी का रख सकता है until payment of mortgage money, जब तक के mortgage money जो है वो पे ऑफ ना कर दी जाए, and to receive the rents and profits accruing from the property. एक तो पोजेशन मोर्गेजी अपने पास रखेगा, और कब तक पोजेशन अपने पास रखेगा? जब तक के मोर्गेज मनी पे नहीं कर दी जाती, या तो वो मोर्गेज मनी लमसम पे करेगा या वो मोर्गेज मनी पे ऑफ होगी फ्रॉम रेंट्स एंड प्रॉफिट्स। ये एक डिफरेंट चीज है यूजुफ्रैक्चरी मॉर्गेज 58 सब क्लॉज डी के अंदर, कि यूजुफ्रैक्चरी मॉर्गेज के अंदर जो मॉर्गेजी है, मॉर्गेजी कैन रिसीव रेंट्स एंड प्रॉफिट्स अक्रूइंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी से जो भी रेंट और प्रॉफिट आ रहा है, वो रेंट और प्रॉफिट मॉर्गेजी वसूल कर सकता है यूजुफ्रैक्चरी मॉर्गेज के अंदर। और वो रेंट और प्रॉफिट किस किस मद में एडजस्ट होगा? वो रेंट और प्रॉफिट एडजस्ट होगा, नंबर 1 मॉर्गेज मनी की मद में एडजस्ट हो सकता है, नंबर 2 इंटरेस्ट जो उसके ऊपर है, उस इंटरेस्ट की मद में भी वो रेंट और प्रॉफिट एडजस्ट हो सकता है। or any part of such rents and profits and to appropriate the same in lieu of interest or in payment of mortgage money. In lieu of interest or in payment of mortgage money से मुराद ये है कि या तो उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा इंटरेस्ट की मद में जो मेन मॉर्गेज मनी है उसके ऊपर, या मॉर्गेज मनी की मद में सॉरी, और पार्टली इन लिeu ऑफ इंटरेस्ट और पार्टली इन पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी, या उसका कोई शेयर इंटरेस्ट की मद में और कुछ शेयर मॉर्गेज मनी की मद में आ जाएगा। The transaction is called a usufructuary mortgage and the mortgagee a usufructuary mortgagee. अब ये जो ट्रांजैक्शन है इसको यूजुफ्रैक्चरी मॉर्गेज कहते हैं। इसमें जो चीजें और हमने ऐड इन करनी इसके एसेंशियल्स के अंदर, वो है रिस्ट्रिक्शन on personal liability. देखिए, there is no personal liability of mortgagee in such case या scenario of mortgager sorry, mortgager की अपनी personal liability यूजुफ्रैक्चरी mortgage के अंदर नहीं होती,
लायबिलिटी किस चीज की है? लायबिलिटी है प्रॉपर्टी की, और उसी प्रॉपर्टी से जो भी रेंट और प्रॉफिट आना है, उसी रेंट और प्रॉफिट से पैसे पूरे करने हैं, वसूल करने हैं मॉर्गेज में। अपने पैसे उसी से ही उसने पूरे करने हैं। एक और चीज इसमें जो मेंशन करनी है, दैट इज नो फिक्स टाइम पीरियड। यूजुफ्रैक्चरी मॉर्गेज के अंदर कोई टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम फिक्स नहीं होता कि ये मॉर्गेज इतने टाइम पीरियड के लिए है, क्योंकि आपने रेंट और प्रॉफिट वसूल करना है बीइंग मॉर्गेजी, और रेंट और प्रॉफिट से पैसे पूरे करने हैं। तो जब तक वो पैसे पूरे नहीं हो जाते तब तक मॉर्गेजी उस प्रॉपर्टी का पोजेशन अपने पास रख सकता है, और जब वो मॉर्गेज मनी, वो रहन की रकम विद इंटरेस्ट मुनाफे के साथ पूरी हो जाएगी, उसके बाद वो प्रॉपर्टी फिर उसका कब्जा वापस दे दिया जाएगा मॉर्गेजर को। जब तक वो नहीं पूरी होगी तब तक मॉर्गेजी रेंट प्रॉफिट वसूल करके उस प्रॉपर्टी से अपने पैसे पूरे कर सकता है अलोंग विद इंटरेस्ट। ओके, आई होप कि ये काइंड क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट काइंड पे चलेंगे, 58 सब क्लॉज ई। Number 4, English mortgage. 58 sub clause E. Now what is English mortgage? इसको पहले पढ़ते हैं हम, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। English mortgage में वो कहते हैं where the mortgager binds himself to repay the mortgage money on a certain date. Mortgager binds himself, यानी mortgager अपने आप को पाबंद कर लेता है किसी भी mortgage जो मनी डिसाइडेड है बिटवीन mortgager एंड mortgagee, उस mortgage मनी को वापस करने के लिए। और वो कब तक उसने वापस करनी है? till some certain डेट, किसी खास वक्त तक उसने वापस करनी है। ओके जी, on a certain date and transfers the mortgage property absolutely to the mortgagee। ये एक चीज है जो डिफरेंस है बिटवीन इंग्लिश मॉर्गेज और बाकी मॉर्गेज की काइंड्स के अंदर, जो एक मेन मिथ है हर मॉर्गेज के अंदर। एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ mortgage property के इंग्लिश मॉर्गेज के अंदर जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, इट इज एब्सोल्युटली ट्रांसफर फ्रॉम मॉर्गेजर टू मॉर्गेजी। एब्सोल्यूट ट्रांसफर से क्या मुराद है? एब्सोल्यूट ट्रांसफर से मुराद ये है कि इसके अंदर मॉर्गेज प्रॉपर्टी की ऑनरशिप भी ट्रांसफर कर दी जाएगी मॉर्गेजी के नाम पे, और उसका पोजेशन भी मॉर्गेजी को दे दिया जाएगा। एक सवाल जो जहन में आता है बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ कि फिर इंग्लिश मॉर्गेज के अंदर और मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल के अंदर क्या फर्क है? तो उसके अंदर भी तो आप सेल ही कर रहे हैं और इसके अंदर एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर रहे हैं। द बेसिक डिफरेंस इज कि इसमें और उसमें पोजेशन का डिफरेंस है। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल के अंदर सेल का एक कंडीशन लगा के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, पोजेशन ट्रांसफर नहीं होता। जबकि इंग्लिश मॉर्गेज के अंदर एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप भी है, वो भी ट्रांसफर हो जाएगी, कंडीशन किसी किस्म की उसके ऊपर नहीं लगाई जाएगी, और साथ ही पोजेशन भी डिलीवर कर दिया जाएगा मॉर्गेजी को, वो काबिज भी बन जाएगा उस प्रॉपर्टी का to the mortgagee, but subject to a proviso that he will retransfer it to the mortgager upon payment of mortgage money. Next is retransfer of mortgage property. ये एक मजीद इसके अंदर चीज है कि मोर्गेजी के ऊपर ये लायबिलिटी होगी।
कि अगर मोर्गेजर पेमेंट या अमाउंट मोर्गेज मनी पे कर देता है ऑन सर्टेन डेट, जो डेट डिसाइडेड है, तो फिर मोर्गेजी के ऊपर ये पाबंदी है कि वो उस मोर्गेज प्रॉपर्टी को अब रीट्रांसफर करेगा, वापस ट्रांसफर करवा के देगा मोर्गेजर के नाम पे। यानी देखिए, अगर ए ने एक प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर दी बी को और कहा, यानी फॉर एग्जांपल ए ने 50 लाख रुपए लोन लिया बी से और इसका एक घर था जिसका ये एड्रेस था, इसने एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर दिया और इन दोनों के दरमियान एक डेट डिसाइड हो गई जी कि 10 जनवरी 2021 तक ये पैसे वापस करके अपना घर रीट्रांसफर करवा सकता है। अगर ये पैसे वापस नहीं करेगा तो ये जो प्रॉपर्टी है ये एब्सोल्युटली ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है इन द नेम ऑफ मोर्गेजी, इन द नेम ऑफ बी, और ये उस प्रॉपर्टी को जैसे चाहे इस्तेमाल करे। लेकिन अगर ये 10 जनवरी 2021 को जाके 50 लाख रुपए मोर्गेजी को वापस कर देता है, तो इस सिचुएशन के अंदर अब ये जो प्रॉपर्टी इसने एब्सोल्युटली ट्रांसफर की थी, दिस प्रॉपर्टी विल बी रीट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ मोर्गेजर, दैट इज ए इन आवर सिचुएशन। आई होप कि ये बात भी समझ आ गई हो। इंग्लिश मोर्गेज एक दफा एज ए होल इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इंग्लिश मोर्गेज के अंदर जो मोर्गेजर है वो अपने आप को पाबंद करता है कि मैं एक स्पेसिफिक डेट तक ये प्रॉपर्टी के ऊपर जो मैंने लोन लिया है ये वापस करूंगा, और उसके ऊपर वो जो मोर्गेज प्रॉपर्टी है उसको एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर देता है इन द नेम ऑफ मोर्गेजी। अब अगर तो लोन वो वापस कर देता है तो प्रॉपर्टी रीट्रांसफर होगी मोर्गेजर के नाम पे, अगर वो लोन वापस नहीं कर सकता तो वो एब्सोल्यूट ट्रांसफर फाइनलाइज समझी जाएगी, जो ऑलरेडी वो कर चुका है उसके नाम के ऊपर। ओके, नेक्स्ट चलेंगे जी मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड में। नेक्स्ट जो काइंड है हमारी mortgage by deposit of title deed, ये है अंडर सेक्शन 58 सब क्लॉज F। ये वो काइंड है जो आमतौर पे हमारे पास सबसे ज्यादा मौजूद है या जिसके ऊपर सबसे ज्यादा हमारे यहाँ मोर्गेज होती है। मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड से क्या मुराद है? जैसे आमतौर पे आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक्स का एक अपना तरीकाकार है, वो आपको कहते हैं कि आप हमारे पास टाइटल डीड रखवा दें, हमारे से मोर्गेज डीड साइन कर लें। टाइटल डीड रखवाने से क्या मुराद है कि आप हमारे पास अपनी प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑनरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास रखवाएं, हम एक असेसमेंट बनाएंगे आपकी प्रॉपर्टी की और उतना लोन आपको दे देंगे। इन केस ऑफ फेलियर टू रीपे दी लोन, आप अगर उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ऊपर मोर्गेज मनी, चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट है चाहे वो इंटरेस्ट है, वो वापस कर देंगे तो आपको आपकी टाइटल डीड वापस मिल जाएगी। अगर आप वापस नहीं कर सकते तो आपकी टाइटल डीड अलोंग विद दी प्रॉपर्टी हम फोरक्लोज कर लेंगे, फोरफीट कर लेंगे, और फोरक्लोजर का प्रोसेस वो इनिशिएट होगा और उसके ऊपर ऑर्डर लिया जाएगा थ्रू कोर्ट। दिस इज मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। इसके अंदर आप टाइटल डीड पाबंद करवा देते हैं किसी भी एक पार्टी के पास जो कि बैंक ही होता है। इसके एसेंशियल्स, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, इसके अंदर मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड में जो चीज डिपॉजिट कराई जाएगी दैट थिंग इज टाइटल, वही रखवाई जाएगी इसके अंदर। नंबर 2 इज deposit in specified area। ये बात समझने वाली है। अब ये टाइटल डीड जो है कहां पे डिपॉजिट कराई जाएगी? ये डिपॉजिट कराई जाएगी किसी
स्पेसिफाइड स्पेसिफिक एरिया के अंदर। यानी अगर फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हिच बिलोंग्स टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रावलपिंडी, तो अब अगर उसके ऊपर आपने लोन लेना है तो आप रावलपिंडी के ही किसी बैंक के पास जाकर उसको डिपॉजिट करवा सकते हैं और उसके ऊपर लोन आपको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। रीजन या जुरिस्प्रूडेंस इसके पीछे क्या है? लेजिस्लेशन की जुरिस्प्रूडेंस ये है कि जब भी आपने लोन लेना है तो जिस पार्टी ने बीइंग मोर्गेजी आपको लोन देना है, व्हिच इज इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज बैंक, तो वो प्रॉपर्टी अपनी असेसमेंट इजीली कर सके। पिंडी की प्रॉपर्टी है, कराची पहुंच जाए, जाके टाइटल डीड रखवाए और कहें जी कि मुझे इसके ऊपर लोन दे दें, तो उनके लिए असेसमेंट करवाना एक इशू है प्रॉपर्टी का। इसलिए कहा जाता है कि जिस एरिया स्पेसिफिक एरिया से आपने लोन वसूल करना है उसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर उस प्रॉपर्टी की टाइटल डीड को आप डिपॉजिट करवाएंगे ताकि आपको लोन वहां से एक्सटेंड हो जाए। ओके जी, नेक्स्ट जो मकसद है डिपॉजिट का एसेंशियल में एक और लिख लीजिएगा, दैट इज डेट एंड टू सिक्योर द डेट। ये इसी के अंदर काइंडली एक्सप्लेन कर लीजिएगा कि वो डेट के लिए, लोन के लिए वो टाइटल डीड रखवाई जाएगी और उस लोन को सिक्योर करने के लिए वो टाइटल डीड रखवाई जाएगी। नेक्स्ट लास्ट काइंड के ऊपर हम जाएंगे जी। That is anomalous mortgage 58 सब क्लॉज जी। anomalous mortgage पढ़ूंगा नहीं मैं, सिंपल सी बात है। anomalous mortgage से मुराद वो mortgage है जो ऊपर हमने काइंड्स पढ़ी हैं, those were simple mortgage, mortgage by conditional sale, usufructuary mortgage, English mortgage and mortgage by deposit of title deed। इन 5 काइंड्स के अलावा अगर छठी कोई भी काइंड ऑफ mortgage है, then that kind of mortgage is called anomalous mortgage। जल्दी से चले पढ़ भी देता हूँ। mortgage which is not a simple mortgage, mortgage by conditional sale, usufructuary mortgage, English mortgage और mortgage by deposit of title deed within the meaning of this section is called an anomalous mortgage। यानी इन पांचों के अलावा अगर छठी कोई भी kind of mortgage है, then that kind of mortgage is called anomalous mortgage। इसके ऊपर 2 examples मैं आप लोगों को लिखवाता हूँ, वो दोनों आपने इसकी एक्सप्लेनेशन में मेंशन करनी है। One is called लेखामुखी and other is called वल्दी। लेखामुखी एंड वल्दी, ये दोनों आपने anomalous mortgage के अंदर मेंशन करनी है। ओके जी, लेखामुखी कहते हैं इन सच अ मॉर्गेज लैंड इज ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिटर फॉर मैनेजमेंट हु इन एडिशन टू इंटरेस्ट चार्जेस फॉर द मैनेजमेंट। यानी लेखामुखी ऐसी मॉर्गेज है कि जिसके अंदर प्रॉपर्टी का पोजेशन दे दिया जाता है मॉर्गेजी को, और मॉर्गेजी पोजेशन लेने के बाद उसकी मैनेजमेंट के ऊपर प्रॉपर्टी के जो भी एक्सपेंसेस आते हैं, उस प्रॉपर्टी के देखभाल के ऊपर जो भी एक्सपेंसेस आते हैं, वो एक्सपेंसेस भी रिकवर कर सकता है फ्रॉम मॉर्गेजर। वो लेने का हकदार है मॉर्गेजर से। ओके, सेकंड इज वल्दी। मॉर्गेज नोन एज वल्दी also prevails in Punjab। In such a mortgage, the mortgagee is placed in possession and pays 1/10 of the produce to the mortgager as the landlord's due। वल्दी ऐसी काइंड है मॉर्गेज की जिसके अंदर पोजेशन जो है वो अगेन वो दे दिया जाता है टू द मॉर्गेजी, और मॉर्गेजी ये ज्यादातर एग्रीकल्चरल लैंड पे होती है और मुल्तान वगैरह के एरिया के अंदर ये आज भी प्रैक्टिकली इस तरह की मॉर्गेज हो रही है। और पोजेशन उसको जब मिल जाता है तो उसके बाद जो वल्दी काइंड है इसके अंदर मॉर्गेजी जो है 1/10
टोटल प्रोड्यूस का, यानी अगर क्रॉप्स है उसके ऊपर जो भी क्रॉप्स उस एक सीजन के अंदर गंदम की कटाई के बाद जितनी भी फसल हुई 1/10 हिस्सा उस फसल का वो मोर्गेजर को देने का पाबंद होता है। दिस इज वर्दी। ये दोनों काइंड्स आपने मेंशन करनी है इन योर एग्जाम्स, और ये वो चीज है, अगर आप एनोमलस मोर्गेज में सिर्फ इतनी बात लिखाएंगे ना कि उन 5 के अलावा जो भी होगी वो एनोमलस है, बात कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आपके पेपर के अंदर कुछ स्पेशल नहीं लिखा होगा। अगर ये 2 काइंड्स आप मेंशन करेंगे तो ये आपके पेपर को बाकी स्टूडेंट्स के पेपर से डिफरेंट करेगा। अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रॉपर एक्ट से पढ़े तो उसकी कमेंट्री के अंदर ये दोनों चीजें, ये दोनों काइंड्स मेंशन है, बल्कि तीसरी काइंड में लिखी है धरता, वो भी वहां से पढ़ के अगर आप मेंशन करना चाहें तो उसको भी आप बीच में ऐड कर सकते हैं। ये कमेंट्री में तीनों काइंड्स आपको मिल जाएंगे, वहां पे लिखे होंगे। नेक्स्ट चलेंगे जी हम, ये काइंड्स ऑफ मोर्गेज हमारी यहाँ पे खत्म हो गई हैं। एक दफा जल्दी से इसका रिकैप करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो मोर्गेज से ही रिलेटेड है। काइंड्स ऑफ मोर्गेज के अंदर हमने मोर्गेज, उसके एसेंशियल्स डिस्कस किए, उसके जनरल कॉन्सेप्ट्स, मोर्गेजर, मोर्गेजी, मोर्गेज मनी, मोर्गेज प्रॉपर्टी, मोर्गेज डीड, रिडेम्पशन, फोरक्लोजर, ये डिस्कस किया। उसके साथ हमने फिर डिस्कस किया उसकी काइंड्स के ऊपर आ गए। 58 सब क्लॉज बी से हमने शुरू किया जिसमें सिंपल मोर्गेज हमने डिस्कस की। उसके बाद हमने मोर्गेज बाय कंडीशनल सेल डिस्कस की, यूजुफ्रैक्चरी मोर्गेज, इंग्लिश मोर्गेज, मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड एंड लास्टली अनोमलस मोर्गेज। 58 सब क्लॉज ए से मेन सेक्शन स्टार्ट हुआ और 58 सब क्लॉज जी के ऊपर हमारा ये सेक्शन कंक्लूड हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट हम चलेंगे राइट्स एंड लायबिलिटीज। राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मोर्गेजी इन पोजेशन जी। तो राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मोर्गेजी इन पोजेशन आर डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 72, 73 और इसी से रेलेवेंट आगे सेक्शंस हैं जिसमें डिस्कस हुआ। सबसे पहले जो चीज समझने की जरूरत है, हु इज मोर्गेजी इन पोजेशन। मोर्गेजी इन पोजेशन कहते किसको हैं? मोर्गेजी इन पोजेशन कहते हैं जी ऐसे किसी भी मोर्गेजी को जिसको ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ मोर्गेज, जिस वक्त मोर्गेज चल रही थी उस टाइम पीरियड के दौरान जिसको उस मोर्गेज का कब्जा मिल गया, मोर्गेज प्रॉपर्टी का, देन दैट पर्सन इज कॉल्ड मोर्गेजी इन पोजेशन। यानी ए ने बी के साथ मोर्गेज का कॉन्ट्रैक्ट किया, रहन पे प्रॉपर्टी दी। अब कौन सी 2 काइंड्स हैं जिसके अंदर पोजेशन आपको मिल जाता है? तो वो 2 काइंड्स हैं, एक यूजुफ्रैक्चरी मोर्गेज और दूसरी है इंग्लिश मोर्गेज। इन दोनों काइंड्स के अंदर ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ मोर्गेज उस प्रॉपर्टी का पोजेशन, उस प्रॉपर्टी का कब्जा मोर्गेजर किसको दे देता है? मोर्गेजी को दे देता है। अब जब कब्जा मिल जाएगा मोर्गेजी को, then mortgagee will become mortgagee in possession, and while a mortgagee is mortgagee in possession, उसके certain rights और duties हैं। इसके ऊपर अलग से एक पूरा क्वेश्चन आता है। It starts from section 72, वहां से इसको स्टार्ट करते हैं जी हम। ओके जी, सेक्शन 72 फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट राइट्स ऑफ मोर्गेजी इन पोजेशन। तो सबसे पहले अंडर सेक्शन 72 जी, राइट्स ऑफ मोर्गेजी इन पोजेशन। ओके, इसमें फर्स्टली जी
right to spend money for preservation, तो इसको हम सिंपली लिख लेते हैं to preserve mortgage property. For the preservation of mortgage property from destruction, forfeiture or sale, ये mortgagee का right है to spend money to preserve mortgage property, कि mortgage property को बचाने के लिए किसी भी नुकसान से mortgagee उस mortgage property के ऊपर पैसा लगा सकता है. Ultimately will recover that amount from mortgager, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके ऊपर पैसा लगाने का उसको हक है. ये राइट में हम बात क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम इसको ड्यूटी में क्यों नहीं डिस्कस कर रहे? क्योंकि प्रिजर्व कर रहे हैं ना, तो राइट में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अगर वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अगर वो प्रॉपर्टी कोई और फोरफीट कर लेगा, अगर वो प्रॉपर्टी कोई और कहीं और सेल हो जाएगी, तो इस सूरत के अंदर लॉस असल में किसका है? लॉस है मोर्गेजी का, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसके पास रखवाई गई है सिक्योरिटी फॉर सम लोन. तो इस सूरत में अगर वो प्रॉपर्टी किसी भी लिहाज से डिस्ट्रॉय होती है, हाथ से निकल जाती है, तो नुकसान सारे का सारा मोर्गेजी का है. इसलिए मोर्गेजी का ये राइट है कि वो मोर्गेजर को ना देखता रहे कि वो आगे पैसा लगाए और उस प्रॉपर्टी को बचाए, बल्कि उस प्रॉपर्टी को खुद से बचा सकता है पैसे उसके ऊपर इन्वेस्ट करके. नंबर 2 जी, फॉर सपोर्टिंग मोर्गेजर्स टाइटल, to support mortgagers title. मोर्गेजी इन पोजेशन उस प्रॉपर्टी के ऊपर पैसे इन्वेस्ट कर सकता है मोर्गेजर के टाइटल को बचाने के लिए. अब मोर्गेजर के टाइटल को बचाने से मुराद क्या है? मोर्गेजर के टाइटल को बचाने से मुराद ये है कि अगर कोई थर्ड पार्टी, थर्ड क्लेमेंट आके क्लेम करता है कि ये प्रॉपर्टी उस मोर्गेजर की नहीं है, ये प्रॉपर्टी दरअसल या हकीकत में मेरी है और मुझे ये प्रॉपर्टी दिलवाई जाए, अब देयर इज अनदर क्लेमेंट, वो टाइटल जो है मोर्गेजर का वो डिफेक्टिव होने का खतरा है, तो इस खतरे के पेश नजर मोर्गेजी उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उसके टाइटल को सपोर्ट कर सकता है और उसके टाइटल को सपोर्ट करने के ऊपर जो भी अखराजात आते हैं, जो भी पैसा लगता है, वो पैसा वो लगा सकता है. ओके, नेक्स्ट इज फॉर मेकिंग हिज ओन गुड टाइटल. मोर्गेजी इन पोजेशन मोर्गेजर के अगेंस्ट अपने टाइटल को भी बेहतर कर सकता है. यानी वो अपने टाइटल को बेहतर कैसे करेगा? एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड था, चाहे यूजुफ्रैक्चरी मोर्गेज थी, चाहे इंग्लिश मोर्गेज थी. अब यूजुफ्रैक्चरी के अंदर तो रेंट्स और प्रॉफिट्स लेना है, लेकिन इंग्लिश मोर्गेज के अंदर एब्सोल्यूट ट्रांसफर है, पोजेशन इसको दे दिया गया है. तो अब अगर उसको उस डेट के ऊपर पैसे नहीं मिलते, तो फिर इंग्लिश मोर्गेज के अंदर मोर्गेजी अपना टाइटल बेहतर कर सकता है बाय फाइलिंग सूट अगेंस्ट मोर्गेजर, उसके खिलाफ दावा दायर करके कि इसने मुझे मेरी अमाउंट वापस नहीं की मोर्गेज मनी, और डिक्लेयर किया जाए कि नाउ आई एम एट बेटर टाइटल देन द मोर्गेजर. बेटर टाइटल से क्या मुराद है कि अब ये प्रॉपर्टी की ऑनरशिप सिर्फ मेरे नाम पे है. सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करेगा मोर्गेजी इन पोजेशन और डिक्लेयर कराएगा कोर्ट से कि अब इस प्रॉपर्टी का मालिक व मुख्तार मैं हूं, ना कि मोर्गेजर है. नेक्स्ट, टू रिन्यू द लीज. अगर मोर्गेज प्रॉपर्टी रिन्यूएबल लीज है, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद यह है कि अगर एक शख्स ने प्रॉपर्टी किसी दूसरे शख्स को मोर्गेज की और वो प्रॉपर्टी उसने ऑलरेडी लीज कराई हुई थी. ये ज्यादातर उन लीजेस के अंदर होता है, प्रॉपर्टीज व्हिच आर लीज्ड फ्रॉम गवर्नमेंट. तो वहां पे टाइम ड्यूरेशन आपके पास ज्यादा होता है, 50 इयर्स, 25 इयर्स, 99 इयर्स, इतना टाइम होता है जहां पे आप गवर्नमेंट से प्रॉपर्टीज लीज करवाते हैं आमतौर पे. तो वहां पे अगर वो लीज रिन्यूएबल है,
यानी उस लीज को रिन्यू करवाना जरूरी है, एक उसकी एक्सपायरेशन का टाइम पीरियड आ गया है और मॉर्गेज अभी चल रही है, तो फिर मॉर्गेजी इन पोजेशन उस प्रॉपर्टी का रिन्यूअल, उसकी लीज का रिन्यूअल करवा सकता है। वो क्यों करवाएगा? अगर रिन्यूअल नहीं होगी लीज की तो फिर वो प्रॉपर्टी रिटर्न हो जाएगी टू द ओरिजिनल लेसर। अभी इससे पहले हमने लीज का टॉपिक पढ़ा, उसमें हमने यही बात पढ़ी कि लीज स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए है और अगर रिन्यू नहीं होती तो प्रॉपर्टी विल रिटर्न रिवर्ट टुवर्ड्स द ओरिजिनल लेसर, उसके पास वापस जाएगी। अब अगर रिन्यूएबल लीज है सॉरी और मॉर्गेज का टाइम पीरियड अभी बाकी है तो फिर मॉर्गेजी इन पोजेशन उस प्रॉपर्टी को, उसकी लीज को रिन्यू करवा सकता है, ये उसका राइट है। नेक्स्ट इज नंबरिंग कर लेते हैं ताकि कैटेगोरिकली चलता रहे। टू इंश्योर, बल्कि टू इंश्योर ना करें, टू रिन्यू द इंश्योरेंस करते हैं। टू रिन्यू द इंश्योरेंस। अगर इंश्योरेंस ऑलरेडी हुई है उस प्रॉपर्टी की तो जो मॉर्गेजी है इन पोजेशन, उसकी लायबिलिटी, उसका राइट है कि उस प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस को रिन्यू करवा सकता है। फायदा उसको क्या है उसकी इंश्योरेंस को रिन्यू करवाने से कि अगर कल को वो प्रॉपर्टी उसको कोई नुकसान होता है तो उसी इंश्योरेंस के पैसे से वो उस प्रॉपर्टी को रिकवर या रिपेयर कर सकता है, उसको कहीं अलग से कोई पैसा लेके नहीं आना। नेक्स्ट नंबर 6 इज राइट टू इंटरेस्ट। ये बात ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मॉर्गेज मनी एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर दो तरह का पैसा शामिल है। एक, नंबर 1, उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट शामिल है। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के दरमियान, 50 लाख रुपया इसकी टोटल अमाउंट थी। 3 साल के लिए इसने अपना घर इसके पास पाबंद करवाया। इन 3 सालों के दरमियान डिसाइड हुआ कि इस 50 लाख के ऊपर 10% पर एनम हर साल का 10% इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो अब ये 50 लाख, दिस इज प्रिंसिपल अमाउंट जो असल रकम है, और 10% जो इंटरेस्ट है, ये दोनों अमाउंट्स जो है दे आर मॉर्गेज मनी। ये दोनों मॉर्गेज मनी में शामिल है। मॉर्गेज मनी में सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट शामिल नहीं होती, मॉर्गेज मनी के अंदर कुल रकम जो भी उस मॉर्गेज के अंदर डील कर रही है वो सारी की सारी रकम शामिल होती है। तो अब ये जो इंटरेस्ट है 10% का, जिस पर एनम या जो भी टर्म्स के लिहाज से जो हमने यहाँ पे लिखा, ये इंटरेस्ट लेने का किसका हक है? ये मॉर्गेजी पोजेशन का राइट है कि वो इस इंटरेस्ट को क्लेम कर सकता है फ्रॉम मॉर्गेजर। ये उससे लेने का हकदार है मॉर्गेजर, सॉरी मॉर्गेजी, मॉर्गेजर से ये इंटरेस्ट रिकवर करने का हकदार है। ओके जी, एक जो एक्स्ट्रा राइट है ये सारे सेक्शन 72 में डिस्कस हुए हैं। इसके अलावा ये सेक्शन 73 में डिस्कस हुआ है, राइट टू प्रोसीड ऑफ रेवेन्यू सेल और कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन। राइट टू रिसीव रेवेन्यू सेल और कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन। सेक्शन नहीं पढ़ूंगा, बात समझाऊंगा। सेक्शन 73 है, सेक्शन 73। ओके जी, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि अगर ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ मॉर्गेज, अभी मॉर्गेज चल रही है, उसी दौरान कोई भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, या वो प्रॉपर्टी अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट
कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है, लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर प्रॉपर्टी एक्वायर कब होती है, जब कोई पब्लिक पर्पस सर्व करना हो, आवाम आमा के फायदे के लिए कोई काम करना हो, तो गवर्नमेंट कोई भी जमीन एक्वायर कर सकती है। यानी फॉर एग्जांपल एक रोड बननी है, वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी उसी रोड की, वो जो रोड गुजरनी है जहां से, उसके अंदर फॉल करती है, तो अब गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है और कोई शख्स उससे इनकार नहीं कर सकता, ना ही कोई कोर्ट उसके ऊपर स्टे दे सकती है। अब जब वो प्रॉपर्टी एक्वायर होगी तो मॉर्गेजी इन पोजेशन का ये राइट है कि उसकी जो ड्यू अमाउंट उस प्रॉपर्टी के ऊपर बनती है, वो अपनी ड्यू अमाउंट मॉर्गेज मनी उसमें से वो अमाउंट रिसीव कर सकता है। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट था, अभी उस घर के उसको तोड़ के वहां से कोई रोड गुजरनी है, कोई इंडस्ट्री लगनी है, कोई पब्लिक पर्पस सर्व होना है और गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है, इसका अभी इस 50 लाख और इंटरेस्ट में 30 लाख रुपया बकाया, तो गवर्नमेंट जो अमाउंट एक्विजिशन के ऊपर या रेवेन्यू सेल जो दूसरी कंडीशन है उसके ऊपर पे करेगी, उसके ऊपर इस मॉर्गेजी का राइट है कि वो अपनी अमाउंट जो उसकी रिमेनिंग अमाउंट है वो रिसीव कर सकता है उस कंपनसेशन अमाउंट में से। दिस इज हिज राइट। नेक्स्ट, इसी के अंदर राइट्स हमारे यहाँ पे खत्म हो गए, हम जाएंगे लायबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजी इन पोजेशन के ऊपर। Liabilities of mortgagee in possession। इसकी लाइबिलिटीज क्या क्या है? ओके, ये भी एक चीज मैं दोबारा क्लियर करूं कि हम राइट्स और लाइबिलिटीज सिर्फ अभी पढ़ रहे हैं मॉर्गेजी इन पोजेशन के, यानी वो मॉर्गेजी जो काबिज भी है प्रॉपर्टी के ऊपर ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ मॉर्गेज। इसके अलावा एक अभी हमने जनरल राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी, वो अलग से टॉपिक हम करेंगे, वो अलग से पढ़ेंगे। ओके जी, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजी इन पोजेशन जी, सबसे पहला ये डिस्कस हुआ अंडर सेक्शन 76। सेक्शन 76 में नंबर 1 इज मैनेजिंग या मेंटेनिंग द प्रॉपर्टी। सबसे पहली चीज सेक्शन 76 में जो डिस्कस हुई है दैट इज मैनेजिंग या मेंटेनिंग दी प्रॉपर्टी। ये मॉर्गेजी इन पोजेशन की लायबिलिटी है कि उस प्रॉपर्टी को वो प्रॉपर्ली मैनेज करेगा, प्रॉपर्ली मेंटेन करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि प्रॉपर्टी मेरे पास शायद कुछ अरसे के लिए आई है, इसके बाद शायद ये प्रॉपर्टी को पैसे दे और वापस ले जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, इस प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। नहीं, उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली अंडर गुड केयर रखना, प्रॉपर्ली मैनेज करना, उसके हर लिहाज से, आगे डिटेल्स आएंगे अकाउंट्स वगैरह के लिहाज से, फिजिकली उसको मेंटेन या मैनेज करना, ये मॉर्गेजी इन पोजेशन की जिम्मेदारी है। नंबर 2 जी, टू कलेक्ट रेंट्स एंड प्रॉफिट्स। यूजुफ्रैक्चरी मॉर्गेज, अगर याद हो अभी हमने पिछले लेक्चर में, इसी लेक्चर में बल्कि डिस्कस किया। यूजुफ्रैक्चरी मॉर्गेज के अंदर रेंट और प्रॉफिट किसने कलेक्ट करना है? मॉर्गेजी इन पोजेशन ने कलेक्ट करना है। यूजुफ्रैक्चरी मॉर्गेज काइंड ही ऐसी है जिसमें रेंट्स और प्रॉफिट से उसने अपना पैसा पूरा करना है, चाहे यूजुफ्रैक्चरी मॉर्गेज है, चाहे किसी और वजह से मॉर्गेजी इन पोजेशन बन गया, उसको कब्जा मिल गया मॉर्गेज प्रॉपर्टी का। हर दो सूरत के अंदर रेंट्स और प्रॉफिट वो मॉर्गेजी वसूल करेगा, मुर्तहिन वसूल करेगा। क्यों वसूल करेगा? ये नहीं सोचेगा कि अब इस पे रेंट और प्रॉफिट आके मॉर्गेजर खुद ले, क्योंकि पोजेशन, कब्जा उस प्रॉपर्टी का मॉर्गेजी के पास है, इस वजह से उसका रेंट या जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो वसूल करना भी इसी की जिम्मेदारी है। टू पे गवर्नमेंट टैक्सेस, इसमें
इसमें रेवेन्यू वगैरह सब आ जाएगा। ये भी मोर्गेजी इन पोजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट के जो भी टैक्सेस रेवेन्यू बन रहा है वो रेवेन्यू अगर रेंट प्रॉफिट हर चीज वो वसूल कर रहा है तो टैक्सेस वगैरह और रेवेन्यू वगैरह भी मोर्गेजी इन पोजेशन में ही पे करना है। नेक्स्ट इज टू रिपेयर द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से मुराद मोर्गेज प्रॉपर्टी ही है। मोर्गेजी इन पोजेशन की ये लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है, क्योंकि कब्जा उसके पास है तो उस प्रॉपर्टी को क्या क्या जरूरत है रिपेयर की ये भी उसे ही पता हो सकता है, क्योंकि वही उस प्रॉपर्टी को देख रहा है, वही उस प्रॉपर्टी पे उसी के ही विजिट्स हैं। तो इस वजह से उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी नेसेसरी रिपेयर्स हैं जो कराने जरूरी हैं वो मोर्गेजी इन पोजेशन उस प्रॉपर्टी के ऊपर करवाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 5 इज not to commit destructive acts। उस प्रॉपर्टी के ऊपर ऐसे काम ना करे कि जिसकी वजह से उस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचे या उस प्रॉपर्टी की हैयत चेंज हो जाए। जैसे एक एग्जांपल इससे पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को दी थी कि अगर एक शख्स ने लीज के टॉपिक के अंदर एक शख्स ने किसी दूसरे को प्रॉपर्टी मॉर्गेज की, वो मोर्गेजी इन पोजेशन बन गया, वो एग्रीकल्चरल लैंड है, वो फील्ड है, और जो मोर्गेजी इन पोजेशन है वो उस एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर क्रिकेट ग्राउंड बना दे, तो वो जो उसकी बेसिक हैयत नेचर है उस प्रॉपर्टी की वो नेचर चेंज हो जाएगी और वो एक जरखेज जमीन को ही विल कन्वर्ट इट इनटू वो एक बंजर जमीन के अंदर उसको कन्वर्ट कर देगा। तो इस वजह से ये रिस्ट्रिक्शन है मोर्गेजी इन पोजेशन के ऊपर। ओके जी, नेक्स्ट लिखेंगे हम इसमें 6th लायबिलिटी टू इन्वेस्ट इंश्योरेंस मनी ऑन प्रॉपर्टी। अब इंश्योरेंस मनी कब मिलती है? इंश्योरेंस मनी तब मिलती है जब उस प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचता है। अब अगर उस प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचा, आग लग गई, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होगी, तो उसके ऊपर इंश्योरेंस मनी का क्लेम होगा। वो इंश्योरेंस, अगर प्रॉपर्टी इंश्योर्ड है, वो इंश्योरेंस मनी का पैसा मिलेगा। जब वो इंश्योरेंस मनी का पैसा मिले, मोर्गेजी इन पोजेशन की ये लायबिलिटी है कि उस पैसे को वो इन्वेस्ट करेगा ऑन दैट प्रॉपर्टी, उसी मोर्गेज प्रॉपर्टी के ऊपर उसने उस पैसे को इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कर सकता कि इंश्योरेंस मनी का पैसा मिला और वो पैसा जेब में डाल दे और कहे जी कि मेरी जो अमाउंट थी, मोर्गेज मनी थी, मैंने इस इंश्योरेंस के पैसे से पूरी कर ली और ये मोर्गेज प्रॉपर्टी जाने और मोर्गेजर जाने। नहीं, इंश्योरेंस मनी का जो पैसा मिलेगा मोर्गेजी इन पोजेशन की लायबिलिटी है कि वो पैसा उसी मोर्गेज प्रॉपर्टी की बहाली पे लगाएगा और वो जो टर्म्स और कंडीशन मोर्गेजर और मोर्गेजी के दरमियान एग्जिस्ट करें जिसके तहत मोर्गेजर ने पैसा वापस पे करना है, रीपे करना है मोर्गेजी को, अपना पैसा उन्हीं टर्म्स के मुताबिक लेगा। इंश्योरेंस का पैसा उसी प्रॉपर्टी की बहाली पे लगाना इसके लिए जरूरी है। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 7। To keep clear accounts, या to keep full and clear accounts। देखिए, प्रॉपर्टी का पोजेशन किसके पास है? मोर्गेजी इन पोजेशन के पास है। उस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस मोर्गेजी इन पोजेशन पे कर रहा है, रेवेन्यू मोर्गेजी इन पोजेशन पे कर रहा है, रेंट और प्रॉफिट मोर्गेजी इन पोजेशन ले रहा है। जब ये सब कुछ मोर्गेजी इन पोजेशन कर रहा है तो इस वजह से उसके ऊपर ये लायबिलिटी है, ये ड्यूटी है कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उस प्रॉपर्टी के हवाले से जितने भी अकाउंट्स हैं, यानी व्हाट आर अकाउंट्स, कि उसके ऊपर कितने अखराजात हो रहे हैं, कितना उसके ऊपर पैसा आ रहा है, कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा, ये सारे दुरुस्त, क्लियर और फुल ट्रूथफुलनेस के ऊपर बेस करते हुए कंप्लीट अकाउंट्स मेंटेन करना ये मोर्गेजी इन पोजेशन की लायबिलिटी है कि वो कंप्लीट अकाउंट्स इसके हवाले से
मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा। ओके जी, नंबर 8, number 8 is to issue receipts and copy of accounts। मोर्गेजी इन पोजेशन की ये भी लायबिलिटी है। नंबर 1, जो पैसा जहां से आ रहा है उनको रिसीट्स इशू करे अंडर हिज ओन नेम, ताकि एक रिकॉर्ड मेंटेन हो सके कि इसने किस किस को क्या क्या पेमेंट की है। एंड कॉपी ऑफ अकाउंट्स, वो भी इशू करना, मोर्गेजर अगर चाहे तो मोर्गेजी इन पोजेशन से अकाउंट्स की कॉपी वसूल कर सकता है, उससे ले सकता है, ये उसका राइट है। ओके जी, यहां पे हमारे राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मोर्गेजी इन पोजेशन कंप्लीट हो गए। इसके बाद मोर्गेज से रिलेटेड मेन टॉपिक हमारा एक है, दैट इज राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मोर्गेजर एंड मोर्गेजी। और सब्सिडियरी कुछ टॉपिक्स हैं, रिडेम्पशन का शॉर्ट नोट हमने करना है, मार्शलिंग सिक्योरिटीज के शॉर्ट नोट्स हमने करने हैं, और उसके अलावा हमने फोरक्लोजर का शॉर्ट नोट करना है। ये 3-4 हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, सब्सिडियरी हैं, इसके साथ ही हैं मोर्गेज से रिलेटेड है, तो ये कंप्लीट करके हम अगले टॉपिक्स पे जाएंगे। एक दफा इस कंप्लीट टॉपिक को, क्योंकि काफी लेंथी टॉपिक आज हमने कंप्लीट किया है, तो इसका एक रीकैप ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले हमने इसमें मोर्गेज को डिस्कस किया, जिसमें हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज मोर्गेज अंडर सेक्शन 58 ए। हमने कहा कि मोर्गेज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक शख्स किसी दूसरे शख्स को के पास अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बतौर सिक्योरिटी रखवाता है और उसके बदले उससे कोई लोन ले लेता है, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रखवाए, चाहे उससे रिलेटेड कोई इंटरेस्ट रखवाए। उसके बाद हमने कहा कि मोर्गेजर वो शख्स होता है जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा होता है, और मोर्गेजी वो शख्स है जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही होती है। साथ हमने पढ़ा जी कि मोर्गेज डीड वो डॉक्यूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट है जो मोर्गेजर और मोर्गेजी के दरमियान लिखा जाता है। मोर्गेज मनी वो पैसा है, वो लोन है जो मोर्गेजी मोर्गेजर को अदा करता है। मोर्गेज प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो मोर्गेज के अंदर बतौर सिक्योरिटी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो मोर्गेजर मोर्गेजी को लेता है। उसके बाद हम सेक्शन 58 सब क्लॉज बी पे चले गए, दैट वाज सिंपल मोर्गेज, जिसमें हमने कहा कि सिंपल मोर्गेज ऐसी मोर्गेज है जिसके अंदर पर्सनल लायबिलिटी मोर्गेजर अपनी अक्रू करवा लेता है, पर्सनल लायबिलिटी उसकी बन जाती है और वो कहता है कि मैं लोन स्पेसिफिक डेट तक, टाइम पीरियड तक वापस करूंगा। और अगर लोन वापस नहीं कर सकता तो मोर्गेजी के पास ये राइट आ जाता है कि वो उस प्रॉपर्टी को सेव कर सकता है। नेक्स्ट अंडर सेक्शन 58 सब क्लॉज सी हमने पढ़ा जी मोर्गेज बाय कंडीशनल सेल, जिसके अंदर हमने कहा कि मोर्गेजी जो है वो प्रॉपर्टी को कंडीशनली, मोर्गेजर जो है प्रॉपर्टी को कंडीशनली सेल कर देता है मोर्गेजी को अंडर दी कंडीशन कि अगर मैं ड्यू डेट तक पैसे वापस ना कर सका तो ये सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी, और अगर मैंने पैसे वापस कर दिए तो ये सेल वॉइड हो जाएगी, और मोर्गेजी जो कि इसके अंदर बायर है वो मोर्गेजर को वो प्रॉपर्टी जो कि सेलर है वापस ट्रांसफर करवा के देगा। थर्ड राइट अंडर सेक्शन 58 सब क्लॉज डी हमने डिस्कस की, दैट वाज मोर्गेज, दैट वाज यूजुफ्रैक्चरी मोर्गेज, इसमें हमने कहा पोजेशन दे देता है मोर्गेजर मोर्गेजी को, रेंट और प्रॉफिट से अपना पैसा रिकवर करता है मोर्गेजी। नेक्स्ट हमने कहा जी इंग्लिश मोर्गेज 58 सब क्लॉज डी, जिसमें हमने कहा कि एब्सोल्यूट ट्रांसफर है मोर्गेज की, और एब्सोल्यूट ट्रांसफर के ऊपर अगर मोर्गेजर पैसे वापस करता है तो प्रॉपर्टी रीट्रांसफर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। 58F बनी हमारी या E बनी, उसके अंदर हमने डिस्कस किया 58 सब क्लॉज F में हमने डिस्कस किया मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, जिसमें हमने कहा कि टाइटल डीड रखवा देता है मोर्गेजर मोर्गेजी के पास, और पैसे वापस करके अपनी टाइटल डीड वापस ले लेगा। अगर पैसे वापस नहीं कर सकता तो प्रॉपर्टी सेल करके मोर्गेजी पैसे रिकवर कर सकता है। और लास्ट हमने पढ़ी 58G के अंदर अनोमलस मोर्गेज के, इन पांचों के अलावा जो काइंड ऑफ मोर्गेज है दैट इज अनोमलस मोर्गेज। उसके बाद हम आगे थे जी राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मोर्गेजी इन पोजेशन में, जिसमें पहले हमने राइट्स ऑफ मोर्गेजी इन पोजेशन अंडर सेक्शन 72 डिस्कस किए,
और उसके बाद लायबिलिटीज उसकी डिस्कस की अंडर सेक्शन 76। ओके जी, दिस इज इट। ये मॉर्गेज हाफ तकरीबन हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया मॉर्गेज का। रिमेनिंग टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। इसका एक लास्ट चीज कि आप इसको ये सारे लेक्चर्स जो हैं यू कैन विजिट द वेबसाइट सिटी लॉ कॉलेज, उसकी वेबसाइट को विजिट करें, अपने ईयर प्रोग्राम को क्लिक करें और उसके बाद अपने सब्जेक्ट पे जाएं, उसको क्लिक करें, आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। इन लेक्चर्स के हवाले से आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी है अगर, तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं, आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं और वो क्वेश्चंस आपके लेक्चरर्स या मेरे तक पहुँच जाएंगे। मैं उसके ऊपर उनके आंसर्स के हवाले से एक ट्यूटोरियल लेक्चर बना के आपको कम्युनिकेट कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।